अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है ना हम ऐसा CS304 P का जो है लैब सारे के सारे कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अब इसमें जो है ना हमारे पास सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, जो लेटेस्ट लैब फाइल है ना हमारे पास, जो LMS से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लैब वन में जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सिनेरियो, आइडेंटिफाई ऑल ऑब्जेक्ट देयर एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। ओके। हमने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट और बिहेवियर लिखना है कि ये पूरे पैराग्राफ में क्या क्या किस इसके बिहेवियर है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और कौन कौन से इसके ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है बुक शॉप। उसने उन्होंने क्या, यूनिवर्सिटी बुक शॉप द हैंड आउट ऑफ ऑल कोर्सेज आर प्रोवाइडेड एट रीजनेबल प्राइस। The handout are made in according with the video lecture recorded by famous professor. It is a step to facilitate student to easily digest the course content. ओके। अब यानी कि जो बुक शॉप है, अब बुक शॉप के हमारे पास एट्रीब्यूट क्या बन सकते हैं, एट्रीब्यूट बनेंगे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, लिस्ट ऑफ बुक्स। एट्रीब्यूट से क्या बनाता है कि उसके वेरिएबल, कि बुक शॉप का जो नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसके बाद कौन कौन सी किताब है। उसके अलावा उसका बिहेवियर से क्या मुराद है कि उसमें जो हमारे पास है कौन कौन से फंक्शन बन सकते हैं जो बुक शॉप के लिहाज से। बुक शॉप में क्या बनेंगे, सेट ऑर्डर, गेट ऑर्डर, उसके अलावा कंफर्म ऑर्डर, डिलीवर ऑर्डर, अपडेट इन्वेंट्री, पेमेंट कलेक्शन, ऑर्डर स्टेटस। ओके। ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, ये काफ़ी इजी है, कुछ भी नहीं। अब हैंडआउट्स के बारे में, क्योंकि हमारे पास एक बुक शॉप है, एक हैंडआउट्स है और एक कोर्सेज है। ओके ना, एक हैंडआउट्स है, एक कोर्सेज है और एक वीडियो लेक्चर है। ओके। ये चीज़ें हमारे पास है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है हैंडआउट, बुक शॉप, कोर्सेज और क्या है हमारे पास वीडियो लेक्चर। वो आपको ना कोई भी एक रैंडमली सा दे सकते हैं, पैराग्राफ दे सकते हैं। जिन्होंने भी CS304 का पेपर दिया है, जिन्होंने पेपर देना है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी वीडियो होगी ये वाली, क्योंकि इसमें मैं आपको इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल से बताऊंगा कि कैसे पेपर आ रहा है, कैसे पेपर नहीं आ रहा है। क्योंकि इनका जो ना सारा का सारा पेपर आ रहा है कॉन्सेप्चुअल। किस तरह पेपर आ रहा है इनका, कॉन्सेप्चुअल पेपर आ रहा है इनका, जिसकी वजह से वो पास हो जाएंगे जिन्होंने समझ के पढ़े हैं, जिन्होंने समझ के पढ़ा है। और वो फेल हो जाएंगे जो सिर्फ रट्टा मार रहे हैं अभी, हैंड आउट्स के ऊपर रट्टा मारी आ रहे हैं। CS304 है खास तौर पर। मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताया था कि इसको समझ के पढ़ना है। जो समझ के पढ़ेंगे, मैं आपको 110% गारंटी दे रहा हूँ, उसके जो है ना 3.5 या 3.7 प्लस GPA आ जाएगा इस सब्जेक्ट के अंदर। ओके। अच्छा जी। अब यहाँ पे देखें हैंड आउट के टाइटल एट्रीब्यूट्स का टाइटल, नंबर ऑफ टॉपिक्स, ऑथर नेम, यानी कि जो हैंड आउट्स के अंदर मौजूद होते हैं चीज़ें, जैसे कि एक बुक है, बुक में क्या होता है, बुक का नाम आ गया, कौन कितने चैप्टर्स हैं, किसने लिखी है, ठीक है ना, और किसने उसको पब्लिश की है, कब बनी गई है, कब इसको एडिटिंग की गई है, इसका एडिशन कितने हैं, इसकी प्राइस क्या है, उसके बुक फॉर्मेशन क्या है हमारे पास। ओके, ये इसके क्या एट्रीब्यूट है। अब बुक की फंक्शनलिटी क्या होता है, बस हम अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ओपन, क्लोज, रीड, राइट, शेयर, व्यू। ओके। कोर्स का मैं क्या आ सकता है, कोर्स कोड कौन सा है, कोर्स का नेम क्या है, कोर्स का इंस्ट्रक्टर कौन है, क्रेडिट आवर्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, ग्रेडिंग स्कीम क्या है, नंबर ऑफ लेक्चर कितने हैं इसके अंदर, और कोर्स कंटेंट क्या है। ये से क्या है एड वेरिएबल आगे। और साथ ही साथ जो इसका बिहेवियर है, ऐड इन्फॉर्मेशन, व्यू इन्फॉर्मेशन, एडिट इन्फॉर्मेशन, रीड, राइट। ओके। वीडियो लेक्चर के भी ऐसे वीडियो नेम, वीडियो नंबर, ड्यूरेशन, क्वालिटी, टाइप, वीडियो यूआरएल और कैप्शन। और इसके वहाँ पे इसका ये बिहेवियर, व्यू, रिकॉर्ड, अपलोड, डाउनलोड, स्टॉप, शेयर, पुल। अब आप सोच रहे हो भैया मैं तो पढ़ गया हूँ, हमें पता क्या चलेगा कि यहाँ पर ये चीज़ें आनी है, कैसे कैसे आएंगी आप। ये मैंने आपको बताया था CS304 के लेक्चर में कि आपने जो है ना हर एक पॉसिबल वेरिएबल, हर एक पॉसिबल फंक्शन लिखना होता है, जिसे हम कहते हैं स्पेशल जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है और एडिशनल चीज़ें क्या कर देनी है, स्किप कर देनी है। मैंने आपके पढ़ाया था ना, मैंने ये बोला। अब बुक शॉप है, ऐसे कि बुक शॉप, अब बुक शॉप को अगर आप एज अ सोचें, बुक शॉप में क्या इसके एट्रीब्यूट बनेंगे, बुक शॉप का नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका कोई ना फ़ोन नंबर होगा। ओके। और उसका कुछ ना क्या होगा, आप कह सकते हैं बुक्स होंगे, उसके बाद कौन कौन सी बुक्स हैं उसके बाद। बुक शॉप की भी चले, किसी उर्दू बाजार चले जाए या फिर कोई भी अगर स्टेशनरी शॉप में चले जाए, वहाँ पे क्या स्टेशनरी का नाम होता है, स्टेशनरी की लोकेशन होती है, स्टेशनरी वालों को नंबर लिखा होता है और उनके बाद कौन सी किताबें, ऐसे ही होता है ना। अब आपने क्या किया, ये तो उसका एट्रीब्यूट वेरिएबल आ गया, अब उसके एक्शन क्या है, बुक शॉप के एक्शन क्या है, एक्शन से क्या मना है, बिहेवियर।
कि उनका जो है आपके साथ रद्द अमल क्या है, उनका बिहेवियर आपके साथ क्या होगा। अब तो आप कस्टमर हो, ओके। अब उनका कस्टमर क्या होगा, आप उनका ऑर्डर दोगे, सेट आपने कहा मुझे ये किताबें दे दो, सेट ऑर्डर आगे, उन्होंने आपको सारे ऑर्डर वो किताबें ला के दे दी, गेट ऑर्डर। उन्होंने पूछा कि आपको यही किताबें चाहिए, आपने कहा कंफर्म ऑर्डर, ओके। डिलीवर ऑर्डर का मतलब क्या है, आप वो किताबें ले गए। डेट इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि बुक शॉप वालों ने कह दिया कि मैंने अभी इतनी किताबें सेल की हैं। पेमेंट कलेक्शन का मतलब क्या है कि आज के दिन की कमाई कितनी होगी। ऑर्डर स्टेटस क्या है, कौन कौन से ऑर्डर जाने रह गए, यानी कि जिन्होंने होम डिलीवरी मंगाई होगी ना, जैसे कि विश्व यूनिवर्सिटी वालों के होते हैं हैंडआउट्स मंगाते हैं, 3 से 1 हफ्ते के अंदर आते होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये वो चीज़ है कि जिन जिन के ऑर्डर पेंडिंग है, किन किन के ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हो गए, ये वो चीज़ें होती हैं। हमने क्या करना होता है, पॉसिबिलिटीज निकाल के हमें लिखना होता है। वो बात के बाद है कि आगे से कितना रिफाइन करते हो कितना नहीं करते। क्लियर, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कैसे पैराग्राफ से हमने फंक्शन और वेरिएबल निकालने होते हैं। अब सेम एट हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि डायग्राम दी हुई है। डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या है, पीडीएफ नेम साइज कंटेंट फॉन्ट कलर फॉन्ट साइज टोटल पेजेस, ये इसके क्या है वेरिएबल, ये क्या है इसके फंक्शन। फंक्शन में क्या है, ओपन क्लोज सर्च हाईलाइट, जिसका फंक्शन है। इसे हमारे वीडियो नेम साइज कंटेंट फ्रेम रेट लेंथ, उसके अलावा ओपन क्लोज प्ले पॉज, इसके फंक्शन नीचे वाले जो प्लस वाले होते हैं फंक्शन होते हैं, जो ये लिखे ना ये वाले माइनस वाले, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, यहाँ पे याद रखना है, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना था, इसकी एक जनरलाइज टू गिवन अ क्लास एंड ड्रॉ क्लास डायग्राम, ये हम चीज़ें काफ़ी मरतबा कर चुके हुए हैं, जिसमें हमने इसका सके तो पेंट में ओपन कर लेता हूँ मैं डायग्राम को, ताकि हम इसको जूम आउट कर सकें, जूम नहीं कर सकें सॉरी, ये नहीं। अब यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास फाइल था, फाइल में वापस क्या आ गया, नेम साइज कंटेंट ओपन क्लोज, वहाँ पे फाइल है नहीं है, ये वाली पीडीएफ फाइल नेम साइज, और हमारे पास क्या लिखा हुआ है कंटेंट, नेम साइज कंटेंट और टोटल पेजेस इसमें आ जाएगा हमारे पास, इसके अंदर फाइल में आ जाएगा, ओके। टोटल पेजेस अगर पीडीएफ में भी लग दो तो वो खैर है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे भी लग दोगे वो भी मसला नहीं होगा, क्योंकि टोटल पेजेस फाइल में ही होते हैं, ओके। अब वो फाइल, हाँ यहाँ पर फाइल में एडिशनल चीज़ हो जाएगी टोटल पेज, कैसे, क्योंकि फाइल तो किसी भी तरीके से हो सकती है, पीडीएफ भी हो सकती है, हमारे पास इमेज फाइल भी हो सकती है, फॉरवर्ड तो कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज नेम साइज कंटेंट, उन्होंने क्या इसको जनरलाइज करना है, जनरलाइज का मतलब क्या है, एक प्रॉपर वे में डिफाइन करना है, ओके। हम यहाँ पे करेंगे नेम साइज कंटेंट लिख दिए, यहाँ पर आ गया इसके एट्रीब्यूट्स आ गए वाले, यहाँ पर क्या है इसके फंक्शंस हैं। हमने क्या कर दिया, ये कौन सा साइन होता है ये वाला, ये आपको याद होगा, ये हमारे पास है एग्रीगेटेड साइन, बिल्कुल यहाँ पे साइन है, ये एग्रीगेशन का साइन है, ओके। अब हमने क्या किया, इसके इनहेरिटेंस का करेंगे, पीडीएफ लगेगा फोन कलर फॉन्ट साइज टोटल पेजेस सर्च हाईलाइट, ओके। वीडियो में वापस क्या फ्रेम रेट लेंथ प्ले पॉज। अब आप सोचते होंगे फाइल का ताल्लुक वीडियो के साथ क्या ताल्लुक है इसका, होगा ना, क्या वीडियो एक फाइल नहीं होती, वीडियो फाइल, आप कहते नहीं वीडियो फाइल सेंड कर दें, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, MP4 फाइल लिखा होता है, आपने अक्सर कंप्यूटर में देखा होगा MP4 फाइल लिखा होता है, क्यों, वीडियो भी एक फाइल है, तो वीडियो अगर एक फाइल है तो उसका कुछ नेम होगा, साइज होगा, कंटेंट होगा, आप वीडियो को ओपन कर सकते हैं, वीडियो क्लोज कर सकते हैं, सेम आइडिया था, उसको प्ले करो पॉज करो, ये होती है हमारे पास जनरलाइजेशन, ओके। उसके लैब 3 क्या है, हमारे पास लैब 3 में हमारे पास राइटर प्रोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ क्लास नेम रूम हैविंग 2 एडिटर मेंबर हाइट एंड विड्थ, ओके। हमने एक क्लास नेम बनानी है रूम की, जिसमें हमारे पास 2 डाटा मेंबर होंगे हाइट और विड्थ के। उसके बाद द क्लास शुड कंसिस्ट ऑफ 3 कंस्ट्रक्टर, कितने कंस्ट्रक्टर, 3 कंस्ट्रक्टर, 4 कंस्ट्रक्टर, 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, एक ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एक आर्गुमेंट होंगे, और 2 बाकी कंस्ट्रक्टर होंगे ना, उसमें 2 आर्गुमेंट्स होंगे, सेम लाइक दिस। 2 वेरिएबल बन गए हमारे पास, क्या करके 2 वेरिएबल आ गए, 2 वेरिएबल के बाद हमारे पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया, जिसमें हम सबकी वैल्यू क्या कर देंगे 0 0, ठीक है ना। यहाँ पे देखें ना, विड्थ की वैल्यू 0, हाइट की वैल्यू 0 होगी, बाकी सब हमने यहाँ पे से कॉल कर दिया इस तरह का, क्लियर। अब ये कंडीशन फुलफिल होगी, यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक आर्गुमेंट के साथ कंस्ट्रक्टर आ गया, ये देखें ना, हमें काफ़ी मरतबा कर चुके हैं, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, जिसमें हमने सिर्फ विड्थ लिखा है। सेकंड वाले में हमने क्या किया, जिसमें हमने 2 पैरामीटर पास किए इस तरह कर, जिसमें हमने 2 पैरामीटर पास कर दिया, ओके, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास लैब 4 है, लैब 4 में क्या पे कि एक पैरामीटर क्लास बनानी है, स्टैटिक डाटा मेंबर होना चाहिए पी काउंट का, जो काउंट करेगा कितने हमारे पास जो है पैरामीटर है, ओके, सॉरी वो पिरामिड कितनी मरतबा खोल हुआ है,
उसके अलावा हमारे पास है इंट मेन फंक्शन में डायनेमिकली क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट। अब डायनेमिकली कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया डायनेमिकली कैसा करते होते हैं, बिल्कुल यस आपने बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास पॉइंटर के जरिए होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ पैरामीटर क्लास एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ पी काउंट, आफ्टरवर्ड डिलीट एनी टू ऑब्जेक्ट ऑफ पैरामीटर एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ पी काउंट अगेन, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द अबव। यानी कि अब आउटपुट आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, बहुत ईजी है, बहुत ईजी प्रोग्राम है, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं तो दिमाग जो मैं पढ़ा था स्टेटमेंट में दिमाग में सारा प्रोग्राम बन भी गया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए पैरामीटर क्लास बन गई है, एक प्राइवेट बना लिया हमने, स्टैटिक वेरिएबल बना लिया, ओके, और एक हमने स्टैटिक फंक्शन बना लिया। सारी बात है, स्टैटिक फंक्शन है किसी एक स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर सकता है। अगर आपने स्टैटिक वेरिएबल का आउटपुट निकालना है तो हमें एक स्टैटिक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। जब हमने स्टैटिक के बारे में पढ़ा था, मैं कल 16 या 15 लेक्चर में, मैंने आपको उसमें फुल डिटेल में बताया था, ये CS304 पे स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक फंक्शन होता है क्या। ये वापस कंस्ट्रक्टर आ गया, वापस आ गया डिस्ट्रक्टर आ गया। हमने जब भी आप एक स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तो उसको बाहर इसकी वैल्यू रखते हो 0, बाहर उसकी वैल्यू रखते हो 0। अब यहाँ पर इसका करके नहीं लिखना, आपने याद रखना है, इसका करके नहीं लिखना है, एरर आएगा। एरर क्या आएगा, यू कैन नॉट इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल इन अ स्कोप, इस टाइप का एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप उसको स्टैक करके नहीं लिख सकते, ये रूल के खिलाफ है। आपने हमेशा इसको बाहर निकाल के स्टैक करके लिखना है, किसको, स्टैटिक वेरिएबल को। क्लियर हो गया, इस तरह करके लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक स्टैटिक जो हमने फंक्शन बनाया उसको इनिशियलाइज करना है नीचे, ओके। उसमें हमने कहना है बस पी काउंट की वैल्यू को रिटर्न कर देना, तो इसमें क्या सेव हुआ है क्या नहीं, यानी कि इसका पी काउंट का गटर बनाना है, ओके। कंस्ट्रक्टर में बनाना, कंस्ट्रक्टर में बस वही चीज़, कंस्ट्रक्टर स्कोल्ड, और हमने क्या करना है, जो स्टैटिक वेरिएबल है उसमें 0 सेव था, उसके अंदर बस हमने क्या करना है ना, इंक्रीमेंट कर देना है। ये इंक्रीमेंट कैसे होगा, अब जितनी मरतबा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर में बस क्या होगा, जितनी मरतबा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा उतनी मरतबा क्या होगा, पी काउंट में से माइनस माइनस होता रहेगा, ओके। उससे फ़ायदा क्या होगा, अब जितनी मरतबा देखे जा रहे हैं, हमारे वहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं पॉइंटर है क्या ना, डायनेमिकली क्रिएट हो रहा है। हमने क्या किया, एक दो तीन, हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए। अगर आप इसको अरे में बना लेते ना, उससे भी हो जाता है। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, इस तरह करके लिखता हूँ ना, यहाँ से मैं को कॉपी कर लेता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट। अगर मैंने इसको इस तरह करके भी लिख लूँ ना, मैं सपोज P4 इज इक्वल टू 3, ओके, इसका मतलब भी हमारे पास यही होता। अगर यहाँ चले यहाँ पर मैं पेज इसका इस तरह करके लिख देता हूँ मैं, अगर मैंने इसको इस तरह करके लिखना है ना, तो इसका मतलब भी यही होता। ये 3 का मतलब क्या है, ये चीज़। अगर आप इसको इस तरह करके लिख लेंगे वो भी ठीक है, अगर आप इसको इस तरह करके लिख लेंगे वो भी ठीक है, मसला ही नहीं है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने गट काउंट किया, गट काउंट से क्या होगा कि हमारे पास 3 मरतबा इंक्रीमेंट हुआ, एक मरतबा एक कंस्ट्रक्टर चला, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, 3 मरतबा प्लस हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर टोटल गेट निकाल लिया, किसका, पी काउंट का 3 आ गया। अब हमने क्या किया, P1 P2 को डिलीट कर दिया। जब डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डिस्ट्रक्टर से क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस का मतलब क्या है, हमारे पास वो 2 मरतबा डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो वहाँ पास क्या बचेगा, सिर्फ एक बचेगा, ओके। अगर आप इसका आउटपुट देखें, हम आप इस टाइप का आ जाएगा, ये देखें, जब 2 मरतबा डिलीट कर दिया तो एक बच गया यहाँ पर। क्लियर, गुड हो गया। अब यहाँ पे देखें सर, वहाँ पर लैब नंबर 5 है। लैब नंबर 5 हमारे पास क्या है, राइट अ C++ प्रोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ अ क्लास नेम सर्कल विच हैज़ वन डाटा मेंबर, रेडियस, सेटर एंड गेटर फंक्शन, ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर फॉर दिस क्लास। अच्छा जी, हमने करना है जो प्लस ऑपरेटर है ना, उसको एक तो ओवरलोड करना है, और साथ ही साथ सर्कल क्लास बनानी है, उसमें 2 मेंबर फंक्शन बनाने हैं, रेडियस एड सेटर गटर फंक्शन बनाने हैं। सेटर गटर फंक्शन क्या करेगा, रेडियस को सेट करेगा और रेडियस को गट करेगा, ओके। हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, C1 C2 C3, और सेटर फंक्शन किस में बनाना है, हमने C1 C2 में सेटर फंक्शन बनाना है। द प्रोग्राम शुड बी एग्जीक्यूटिव, ओके, फॉलोइंग, ठीक है। हमने ये चीज़, ये फॉर्मूला पुट करना है, उसमें किस में पुट करना है, ये ऑब्जेक्ट के लिहाज से बहुत ईजी, आपको समझ भी आ गया होगा कि कुछ स्टूडेंट ये चीज़ बना भी चुके होंगे दिमाग में, नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ बताएंगे क्लास सर्कल बन गए, हमारे पास क्या आ गया, वेरिएबल डाटा मेंबर आ गए, रेडियस का पब्लिक फंक्शन आ गया, सेटर, सेट रेडियस, गेट रेडियस, वही चीज़ जो हम आपसे कर सकते हैं CS201 से कर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, सर्कल ऑपरेटर, ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास है ऑपरेटर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑफ प्लस, ओके। अब यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर है, यहाँ पे हमने कोई कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, सर्कल का ऑब्जेक्ट पास किया।
हमने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट ओवरलोड कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ओके, 3 ऑब्जेक्ट आ गए, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। एक हमने यहाँ पर जो रेडियस के लिए जो आप कह सकते हैं वेरिएबल क्रिएट के लिए, अगर हमने किसी को बाहर से रेडियस निकालना हो तो उसके लिए हमने क्या किया, C1 डॉट सेट रेडियस 6.0, C2 डॉट 12.0, C1 C2 सेट कर लिए। C3 के अंदर क्या होगा, इन दोनों को जमा हो जाएगा। ओके, तो C3 के जरिए आप इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा प्रोग्राम था। अगर लैब 6 है, लैब 6 में आप इसका एक कम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाना है और किसको ओवरलोड करना है हमने, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। आपको याद हो गया होगा कि ये कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 19 है हमारे पास है, बिल्कुल लेक्चर नंबर 19 में मैंने आपको समझाया था कि स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रीम एक्सटेंशन ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करते हैं। ओके, आपने याद रखना ये हमसे कुछ बकायदा आ जाता होता है कि स्ट्रीम इंसर्शन इंसर्शन का जो ऑपरेटर का साइन है वो कैसे होता है, इस तरह होता है, और एक्सट्रैक्शन का ऐसे होता है। क्लियर हो गया। जो सी आई एन है ना वो वहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है, और सी आउट हमारे पास कौन सा होता है, इंसर्शन ऑपरेटर होता है। आप सोच रहे होंगे इंसर्शन का मतलब होता है वैल्यू लेना और एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है वैल्यू देना, तो ये उल्टे क्यों हो गए। ये हमारे पास सी आउट के अंदर आप आयु स्ट्रीम फाइल ना इंक्लूड करते हैं हम, इसका रूल है। स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर का मतलब है सी आउट, और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का मतलब क्या है, सी इन। आपने हमेशा याद रखना ये चीज़। ओके, अब आप यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे कैसे इसका काम करना है। यहाँ पर वही चीज़ आगे कम्प्लेक्स है, क्लास बनाई है, 2 वेरिएबल इंक्लूड कर दिए, उसके साथ एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर के बाद हमने क्या कैसे जो सिंटैक्स होता है किसका, ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम का, यानी कि इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का, हमने वो पुट किया। कैसे, फ्रंट क्लास ओ स्ट्रीम, ये हमारे पास कौन सा है ना आगे, ये कौन सा है ना, बिल्कुल रेफरेंस का साइन है ये हमारे पास। ठीक है, ऑपरेटर ये हमारे पास कौन सा आ गया, इंसर्शन। ओके, इंसर्शन ऑपरेटर आ गया। ओके, हमने ओ स्ट्रीम लिखा, एंड आउट ऑब्जेक्ट लिख लिया। कॉन्स्टेंट ये वापस कौन सा कॉम्प्लेक्स क्लास का आ गया, ये वाले क्लास का। ओके, सेम एटी इंसर्शन को भी ऐसे लिखा। ये आपने हमेशा इसका सिंटेक्स याद रखना है, ये एमसीक्यू इसमें पूछ लेते होते हैं। ओके, हमने बाद में क्या किया, बस हमने इसको ओवरलोड कर दिया। ओवरलोड कैसे किया हमने भी, हमने यहाँ पे जो आउटपुट ऑब्जेक्ट है वो लिखा पहले हमने, कॉम डॉट रियल जो हमने यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट है, जहाँ का जो उसका वेरिएबल है वो लिखा, और फिर हमने क्या किया, प्लस दिस वन, और आई यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये आई हमारा बेसिकली लिखता हूँ क्या, इमेजिनरी नंबर के लिए। इमेजिनरी नंबर आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। ये आई हमारे पास इसके साथ नंबर में शो हो जाएगा, उसके हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। ओके, सेम एटी हमारे पास एक्सट्रैक्शन वाले भी है, और यहाँ पे सर के खत्म हो जाए। बहुत ईजी प्रोग्राम था, सोच रहे कितना तेजी से पढ़ा दिए, समझ कुछ नहीं आ रहा है, समझाने वाला कोई उसमें है नहीं, क्योंकि हम ये सब चीज़ें कर चुके हैं। अगर आपने ये वाला प्रोग्राम समझना है ना प्रॉपर तरीके से, एक बार कैसे कर रहे हैं आप, क्या करें इसको यहाँ से ना, मैं ऐसा करता हूँ, VS कोड भी साथ ओपन कर लेता हूँ मैं। ओके, मैंने VS कोड ओपन कर लिया, मैंने यहाँ से कॉपी करना है बस मैंने, बस ये ले, यहाँ से चिंता ना कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है, मैं जो है उसको यहाँ से लेके यहाँ तक उसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये ले जी, सेव किया मैंने इसके यहाँ पर अपने एग्जीक्यूट कर लिया। आप बेचे का जो है वो इस्तेमाल कर लें, डेव C++ इस्तेमाल कर लें, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके उसको बाकायदा तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, जब सैम्पल लिखूंगा, प्लेस एंटर रियल नंबर पार्ट, रियल नंबर पार्ट क्या होगा, मैं आप लिख दूँ 34, और इमेजिनरी नंबर पार्ट लिख दो 55। ये लीजिए आगे 34 पर 55 आई, ये आई कहाँ से आ रहा है, ये आई हमारे पास आ रहा है यहाँ से, जो भी आपको बताया ना मैंने ये चीज़, ये यहाँ से आ रही है। क्लियर हो गया, गुड हो गया। अच्छा, जब आगे हमारे पास है 7, प्रोग्राम नंबर 7 है। इसमें अब हमारे पास क्या है, प्लानट क्लास नंबर बनाना है, क्लास नेम लिखना है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओनली, और इसके अंदर कोई डाटा मेंबर नहीं होना चाहिए। ओके, प्लानट क्लास के अंदर हमारे पास कोई भी डाटा मेंबर नहीं है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। ओके, ठीक है। उसके में हमारे पास क्या है, ये प्रोग्राम शुड कंटेन 2 मोर क्लासेस, इनर प्लानट, आउटर प्लानट। ओके, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद क्या है, बोथ ऑफ दीज क्लासेस शुड आल्सो कंटेन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, इन दोनों क्लासेस के बाद यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। योर प्रोग्राम शुड इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन प्लानट क्लास, इनर प्लानट क्लास एंड आउटर क्लास। बस हमने इसका इनहेरिटेंस करनी है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ तक क्या प्लानट बना हुआ है, इनर प्लानट। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखें जरा, बहुत ईजी है। हमने यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस करना है और कुछ भी नहीं करना। हमने क्लास बना ली, ये लीजिए हमने क्लास बना ली। ओके करें, इसका कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिया। इनर प्लानट के अंदर बस हमने इसको इनहेरिट करना है प्लानट को,
ओके, फिर हमने इनर प्लैनेट का भी एक कंस्ट्रक्टर बनाना है बस। आउटर प्लैनेट के साथ प्लैनेट को इनहाइट कर देना है, और इसका आउटर का भी हमने क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है बस। और फिर हमने क्या करना है, इनर प्लैनेट आईपी, बस इतना सा काम था और कुछ भी नहीं था। बस हमने क्या करना था, आपस में इसको इनहेरिटेंस ही करना था, कुछ भी नहीं करना था। आगे हमारे पास है प्रोग्राम 8, लैब नंबर 8 में हम इसका राइट सी प्रोग्राम विच शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 क्लासेस: बेस, ड्राइव पेरेंट, ड्राइव प्रोटेक्टेड और ड्राइव पब्लिक। हम बहुत ईजी प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा, हमारे पास डाटा मेंबर उन्होंने बताया है, बेस क्लास शुड कंसिडर द फॉलोइंग डाटा मेंबर एज अलोंग द फॉलोइंग टाइप। आप, अगर मैं आपको बताऊँ ना, अगर आप एक एडवांस पेपर में जाएंगे, प्रोफेशनलिज्म में जाएंगे ना, आहिस्ते आहिस्ते जब पहुँचेंगे आप किसी जॉब में, आपको फिर डायग्राम ही दी जाती है। आपको जो है डायग्राम दी जाती है, डायग्राम के जरिए आपको सारा प्रोग्राम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह करके ना आप प्रैक्टिस क्या करें, ताकि आपको भी समझ आए कि हम वो करें। डाटा मेंबर क्या है, सीक्रेट प्रोटेक्टेड एसेस। ओके, एसेस मॉडिफायर, जो सीक्रेट होगा वेरिएबल वो प्राइवेट होगा। ओके ओके, उसके बाद उसका प्रोटेक्ट जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, प्रोटेक्टेड होगा। पब्लिक में क्या होगा, एसेस वेरिएबल होगा। सेम एट क्लास ड्राइव प्राइवेट, ये क्लास बनानी है, एक ड्राइव प्रोटेक्टेड, एक ये क्लास बनानी है, एक ये क्लास बनानी है। यहाँ पर इसके आप कह सकते हैं इनहेरिटेंस कैसे करनी है। ओके, अच्छा जी, ओके, कंप्लीशन रिजल्ट बता रहे बताना कौन सा। ओके 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 ओके, ये बताया हुआ बस कि यहाँ से जो है ना प्रोग्राम बनाया हुआ क्लास बेस, इसमें एक बना दिया हमने कौन सा वेरिएबल, इंट। ओके, जो प्राइवेट में होगा। प्रोटेक्टेड में क्या बनेगा, इंट प्रोटेक्टेड बनेगा। पब्लिक में बनेगा एसएस बनेंगे। 3 वेरिएबल बनेंगे बेस क्लास में अंदर। और बेस का ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जिसमें सबके वैल्यू क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, ड्राइव प्राइवेट में क्या होगा, जो बेस क्लास होगी वो प्राइवेट होगी, उसमें अभी शो करना है एसएस प्रोटेक्ट सीक्रेट बस। प्रोटेक्ट जो तीसरी क्लास बनाएंगे ड्राइव प्रोटेक्ट होंगे, उसमें आपस क्या होगा, बेस का प्रोटेक्टर तौर पर इनहेरिटेंस होगा। सेम एटिस में शो में क्या करेंगे, एसएस प्रोटेक्ट सीक्रेट। इसे तो आपने अगर मैंने एक टॉपिक था उसके अंदर, हैंडआउट्स के अंदर, जिसमें हमने चेक किया था कि पब्लिक फंक्शन, जो पब्लिक वेरिएबल होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव वेरिएबल कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, और प्राइवेट वेरिएबल कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। ये उसी का टेस्ट है और कुछ भी नहीं। ये चीज़ आप उसी का टेस्ट है कि हम जो ना वेरिएबल कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और प्राइवेट वेरिएबल कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, मैं डायरेक्ट आगे चलता हूँ। मैं लेक्चर नंबर जो जैसे कि लैब नंबर 9 है उस पर चलते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई राइट C++ प्रोग्राम विच शुड कंटेन 3 क्लासेस बिलो। ओके, प्लेन बॉक्स, लंच बॉक्स और गिफ्ट बॉक्स। ठीक हो गया। लंच बॉक्स एंड गिफ्ट बॉक्स क्लास शुड बी पब्लिकली इनहेरिटेड फ्रॉम द प्लेन बॉक्स। ओके, ये आपने हाईलाइट कर लेना है कि जो ये 2 क्लासेस हैं इसके साथ जो इनहेरिट करेंगी पब्लिकली। ओके, ऑल 3 क्लास शुड कंटेन डिस्प्ले फंक्शन विच शुड डिस्प्ले रिस्पेक्टिव क्लास नेम। ओके, हमने यहाँ पर जो है ना पॉलीमॉर्फिज्म को थोड़ा वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जिसमें अब वापस क्या होगा, डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे भी है, डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे भी है, डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे भी है। ओके, हमने क्या करना है, रिस्पेक्टिवली उनके क्लास के नेम में शो करें, और कुछ भी नहीं करना। ओके, इसके 3 तरीके होते हैं, या तो आप इसके अंदर विजुअल फंक्शन इस्तेमाल कर लो, सेकंड तरीका होता है आप इसके अंदर रेफरेंसिंग का इस्तेमाल कर लो। ओके, थर्ड तरीका होता है आप इनको सबको सेपरेटली डायनेमिकली कॉल कर लो। ओके, यहाँ पर उन्होंने कॉल किया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं एक क्लास बनी हुई है, क्लास के अंदर बस एक डिस्प्ले फंक्शन बना हुआ है, प्लेन बॉक्स। बस ये भी लंच बॉक्स में प्लेन बॉक्स कॉल हुआ है और वहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो गया। सेम एट इज गिफ्ट बॉक्स, प्लेन बॉक्स के अंदर इनहेरिटेंस है, यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन बनाया हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये थर्ड वाला जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर डायनेमिकली हर किसी को सेपरेटली कॉल करना है। हमने क्या, प्लेन बॉक्स से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लंच बॉक्स की फंक्शनलिटी सेव हो जाएगी। और इसमें वहाँ पर किसका डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, इसमें हमारे पास फंक्शन कॉल होगा लंच बॉक्स का, बिल्कुल। और सेम एट यहाँ पर क्या होगा, गिफ्ट बॉक्स का। गिफ्ट बॉक्स की फंक्शनलिटी प्लेन बॉक्स से पास आ गई है, ओवरराइट हो गई है, तो किसका फंक्शन कॉल होगा आपस, गिफ्ट बॉक्स होगा कॉल, बिल्कुल ग्रेट। अब यहाँ पे देखें पार्ट 2 में ऐसा है कि इसी का दूसरा तरीका बता रहे हैं, इसी का दूसरा तरीका बता रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में, वर्चुअलाइज फॉर्म में, विजुअलाइजेशन के फॉर्म में। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म में हम वर्चुअल तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखें वर्चुअल आगे, वर्चुअल लिख लिया। इधर भी यहाँ पर क्या होगा, जो पेरेंट क्लास में उसमें वर्चुअल लिख लिया और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखें इससे क्या होगा, हमारे पास ये ऑटोमेटिक सब क्या दिखाएगा, और ओके क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आता है नीचे में, नीचे वाले यहाँ पर क्या, लैब 10 में वहाँ पर सर एट C++ कोड फॉर द फॉलोइंग टेम्पलेट पैक।
अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना बताया हुआ है कि बैक जो क्लास है उसमें यहाँ पर 3 वेरिएबल बनेंगे। कौन से नहीं, ये 3 वेरिएबल नहीं बन रहे यहाँ पर, ये फंक्शन नहीं बने हुए हैं, प्लस प्लस बना हुआ नहीं यहाँ पर। एलिमेंट इन अरे विच स्टोर द element present in the bag. Element can store different type of elements. Okay, size is the number of element present in bag and max size. Okay, ठीक है। ये अरे है हमारे पास, ये ना हमारे पास एलिमेंट का मतलब है अरे है, ये यहाँ पर साइज ऑफ इंट है, ये मैक्स साइज है, ये ऐड फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है। ओके, ये वैसे डायग्रामेटिकली बताया हुआ है, कुछ भी नहीं बताया हुआ है। अब यहाँ पर देखते ना, हमने यहाँ पर यूज़ करना है क्लास टेम्पलेट। हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, टेम्पलेट क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो टेम्पलेट क्लास फंक्शन हमें यूज़, सॉरी फंक्शन कह रहा हूँ, क्लास यूज़ करना है। वही चीज़ क्लास टेम्पलेट आ जाएगी। क्लास बैग लिखा है हमने, वही लिखा, इसको हमने कर दिया प्राइवेट वेरिएबल बनाया, इसको भी, ये भी यहाँ पर प्राइवेट वेरिएबल बना हुआ। ओके, हमने ये किया पब्लिक में। ये कौन सी यहाँ पर है, ये यहाँ पर है मेंबर इनिशियलाइजेशन का, जो मैंने आपको बताया था, ये वाला कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मेंबर इनिशियलाइजेशन वाला। इससे हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया, उसी के साथ हमने सारे के सारे वेरिएबल को क्या किया, 0 लिखा, और मैक्स साइज यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, जो फंक्शन बनाया है उसको भी हमने टेम्पलेट के तौर पर इसको डायनेमिक कर लिया। हमने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन के अंदर लिखा एक न्यू, आप कह सकते हैं वेरिएबल क्रिएट किया कॉन्सेप्ट पॉइंटर का। इसमें हम लिखा इफ़ साइज प्लस 1, अगर हमारे पास क्या हो साइज, अगर हम क्या करें साइज के जो भी न्यूमेरिक वेरिएबल वैल्यू आई, अगर उसको +1 करें, उसमें सपोज करें 10 है, 10 + 1 कितना होगा 11, अगर 11 जो होगा मैक्स साइज से क्या होगा, ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, तो फिर हमें क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। हमने यहाँ पर क्या करेगा, ये सॉरी यहाँ पे आ गया मैक्स साइज मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि जो हमारे पास मैक्स साइज है ना, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 2 से, सेम एट इज। उसके बाद जो होगा एक न्यू वेरिएबल बनाना। न्यू वेरिएबल क्या बनेगा भाई, जो टेम्प का वेरिएबल था ना ये वाला, इसमें हम क्या कर देंगे, इसका एक न्यू डायनेमिक वेरिएबल बना देंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, ताकि हमें मालूम हो सके कि अरे कैसे सेट हो रही है, अरे का साइज़ क्या होगा, अरे का साइज़ क्या होगा। ओके, हमने यहाँ पे किया, वही साइज़ आ गया यहाँ पर, ऐसा करके फॉर लूप लगा दिया, टेम्प आई, हमने एलिमेंट सेव करते रहेगा, उस साथ हमने क्या किया, इसके साइज़ में प्लस प्लस करता रहेगा यहाँ पर। क्लियर। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या किया, जब हमें वो ख़त्म होगा डिलीट करने के लिए हमें डिलीट कर लिख देंगे, और एलिमेंट क्या कर देंगे, अब इससे करके लिख देंगे। ये बेसिकली हमें थोड़ा बहुत ना आप कह सकते हैं स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है, वो कुछ भी नहीं होगा। प्रिंट फंक्शन आ गया, प्रिंट में क्या होगा, तो सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा। और सेम आते हैं यहाँ पर जो टेम्पलेट क्लास टी है दूसरे, यानी कि कहते हैं ना, अगर हम इसको नल के टॉप पर लिखें, है यही फंक्शन जैसे ऊपर बनाया ना, लेकिन नीचे वाले हमारे पास क्या है, एक और तरीके से किया हुआ है। तरीका क्या है कि हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास टी का वेरिएबल जो है क्या नल हो, तो बताने के यहाँ पर नल पॉइंटर है, अगर इसके अंदर कोई चीज़ें होंगी तो बता देगा, इसमें प्रिंट कर देगा ऐसा करके। देख रहे हैं, क्लियर हो गया। अगर आप इसको, अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊँ, मैं आउटपुट कैसे आएगा, ये देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1 टी डेटा टाइप 1098, कैरेक्टर टाइप ABC, ऑब्जेक्ट 3 पॉइंट टू इंटीजर डेटा टाइप। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद बस 11 है, 11 वाले पे हमारे पास क्या है कि क्लास मानिए टेम्प, उसके बाद कंपेयर फंक्शन है कि क्लास एंड, ठीक है, कोई भी डाटा मेंबर नहीं होगा, फंक्शन बनेगा कंपेयर द फंक्शन एक्सेप्ट टू वैल्यूज either integer double character or string or and compare them, the function return true if two versus value are equal otherwise return false। बहुत ईजी फंक्शन, बहुत ईजी। हमने क्या किया, यहाँ पे क्लास में आ लिया, ठीक है, हमने बनाना है टेम्पलेट फंक्शन। टेम्पलेट फंक्शन क्या होगा, चेक करेगा कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, कौन सी डाटा टाइप आ रही है। ठीक है, यहाँ पर टी लिखा, टी के साथ फर्स्ट लिख दिया, सेकंड के साथ टी लिख दिया। हमने बस ये चेक करना है कि फर्स्ट वाली जो वैल्यू है सेकंड के बराबर है, अगर है तो रिटर्न ट्रू कर दें, अगर नहीं है तो क्या करते हैं, रिटर्न फॉल्स कर दें, बस इतना सा प्रोग्राम था। और हमने यहाँ पे चेक कर लिया, हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, बल्कि 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और हमने क्या किया, 4 वेरिएबल बनाए, R1 R2 R3 R4। ओके, और 2 वेरिएबल बनाए हैं ए बी के नाम से, 10 और 20। सबसे पहले चेक करते हैं जो R1 है उसको कंपेयर करते हैं कि वो ए बी R1 के अंदर क्या सेव करती है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, क्या ये दो वैल्यूज़ आपस में बराबर है, अगर है, अगर हमारे पास R1 के अंदर क्या अगर ट्रू आ गया तो क्या होगा, आर इक्वल, अदरवाइज नॉट इक्वल। ठीक है, अब हमने क्या देखा सी डी को देखा, सी की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 30 है, चेक किया कि दोनों आपस में है बराबर इक्वल है या नहीं, अगर होंगे तो इक्वल आ जाएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल। इसे चेक करते रहेंगे, आपस प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आगे लिखा है राइट सी प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग टेम्पलेट रीड डाटा एंड सेपरेट क्लासेस। ओके,
हमने क्या करना है, एक रीड डाटा टेम्पलेट फंक्शन बनाना है, क्लास बनी बल्कि उसमें क्या होगा, हमारे पास एक रीड फंक्शन होगा, दो वेरिएबल होंगे जो कि डायनेमिकली डाटा टाइप के साथ होंगे। ओके, और एक सेपरेट फंक्शन होगा। सेपरेट फंक्शन क्या होगा, इसके साथ फ्रंट डे क्लास के तौर पर इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे देखें, इसके प्रोग्राम में आते हैं, टेम्पलेट क्लास मानी हमने रीड डाटा, दो वेरिएबल बना लिए हमने इस तरह करके, पब्लिक फंक्शन बना लिया, फ्रंट क्लास सब्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास क्या होगी, इसका फ्रंट हो गया, यानी कि जितनी भी सब्ट्रैक्ट की चीज़ें होंगी वो किस में आ जाएंगी, हमारे पास आ जाएगी इसके अंदर, ये वाली क्लास रीड डाटा के अंदर। बस हमने क्या करना है, रीड एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर। इसमें क्या होगा, हमने बस एंटर करेंगे जो भी हम एंटर करेंगे, सपोज करें मैं 2 लिखा है, वो किस में सेव हो जाएगा, ए पे, 3 लिखा है, बी पे सेव हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट में हमने क्या करना है, जो रीड डाटा ना, ये वाला रीड डाटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह करके इनिशियलाइज हो जाएगा। रीड डाटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रंट क्लास का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया हुआ है। रीड इंट ऑब्जेक्ट, सेम बैठे यहाँ पे फ्लोट आ रहा है, दो बना रहे हैं इसके ऑब्जेक्ट में रीड डाटा के। उसके बाद हमने क्या किया, एंटर इंटीजर टाइप, हमने चेक किया कि इसकी टाइप कौन सी है। क्लियर हो गया, हमने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट 1, यानी कि इसका जो डॉट ट्रीट सेम एड्रेस, हमने इसका जो है डिफरेंस मालूम किया है। कैसे मालूम किया है, जो ऑब्जेक्ट 1 का जो ए वेरिएबल है उसको हमने बी से माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट 2 की बारी है, ऑब्जेक्ट 2 में रीड करेंगे, रीड में क्या होगा, एंटर वैल्यू करेगा वो ऐसा करके, और फिर क्या, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, ए बी को, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। लैब 13 हमने वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि वेक्टर क्या होता है हमारे पास। ओके, वेक्टर हमने मालूम किया, मैंने आपको लेक्चर नंबर 42 से पढ़ाया था मेरे ख्याल से, 40 सॉरी, ये था मेरे ख्याल से 43, 44, 45 में पढ़ाया था मैंने वेक्टर का कॉन्सेप्ट। वेक्टर में हमारे पास क्या होता है, ये एक डायनेमिकली क्रिएशन ऑफ एरिया का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसमें हम क्या करेंगे, 5 एलिमेंट क्या स्टोर करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 यूजिंग अ पुश बैक फंक्शन ऑफ वेक्टर। ओके, बहुत इजी है। हमने वेक्टर क्लास इंक्लूड की, मेन फंक्शन बनाया, उसमें हमने वेक्टर लिखा हमने, उसके बाद डॉट पुश बैक करके 5 के 5 वैल्यू एंटर कर दी। हमने एलिमेंट को किस तरह शो करना है, आर्बिट्रेटर के जरिए। आर्बिट्रेटर बनाया हमने, आर्बिट्रेटर कैसे बनाया, ऐसा करके बनाया। इसके बारे में बहुत ज़्यादा वेक्टर की तो मैंने आपको जैसे कहते हैं फुल डिटेल से समझाया था मैंने आपको कि भी कैसे बनता है आर्बिट्रेटर, वेक्टर क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, मैपिंग फंक्शन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें कर चुके हैं हम। फॉर लूप बनाया, विच इज सैम्पल वेक्टर डॉट बिगिन, सैम्पल वेक्टर नॉट इक्वल टू सैम्पल वेक्टर डॉट एंड, और सैम्पल वेक्टर प्लस प्लस, आगे हमने इसको प्रिंट कर दिया बस। लैब 14 है, लैब 14 में क्या राइट प्रोग्राम में शुड कंटेन इंटीजर सेट टू स्टोर एलिमेंट एंड इटरेटर टू एक्सेस एलिमेंट। ठीक है, यानी क्या उन्होंने क्या है कि हमने एक इंटीजर बनाना है, तो हमने स्टोर करना है, इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, और आइटरेटर के ज़रिए उसको एसेस करना है। ओके, और हमने क्या करना है कि 5 वैल्यू स्टोर करनी है, 1 2 1 2 2 3 3 यूजिंग ऑफ इंसर्शन एंड शो द साइज ऑफ द सेट बिफोर इंसर्शन आफ्टर इंसर्शन। ओके, हमने क्या करना है, जो एक अरे बनाएंगे ना वेक्टर के जरिए या किसी भी चीज़ के जरिए, उससे पहले उसका साइज शो करना है। जब हम इसके वैल्यू एंटर कर देंगे उसके बाद उसको साइज शो करना है। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, ये हम बना भी चुके हुए हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखना है, इंक्लूड सेट वेरिएबल। और ये लाइब्रेरी हमने ये क्या था, ये कौन सा, ये बिल्कुल ये हमारे पास जो है ना उसमें आता है सीक्वेंस के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, सेट लिखा है हमने, सेट इंटीजर सैम्पल सेट आ जाएगा। हमने क्या करना है, डॉट इंसर्ट 1 2 2 3 3 कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, इंसर्शन के बाद, इंसर्शन से पहले भी तो मालूम करना है ना कि इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ क्या है। यहाँ पे लिखेंगे सैम्पल सेट डॉट साइज, ये सैम्पल सेट बनाया हुआ ना मैं यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्ट सैम्पल सेट डॉट साइज बस। उसके बाद इंसर्शन करेंगे, इंसर्शन करने के बाद दोबारा आइटरेटर चेक करेंगे, आइटरेटर से क्या करेंगे, हम इसको गेट करेंगे, गेट करने के बाद फिर हम दोबारा चेक करेंगे इसका साइज़ क्या है। एक बिफोर चेक किया और एक हमने आफ्टर चेक किया, तो उसका हमारे पास आउटपुट अच्छा क्या रहेगा, 0 साइज़। 1 2 3 इसका एलिमेंट सेट हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 एलिमेंट आ जाएंगे। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट हमने एंटर किए, तो हमारे पास ये 3 क्यों आ रहे हैं, हमारे पास ये 3 क्यों आ रहे हैं। जो सेट फंक्शन होता है ना, सेट क्या करता है, डुप्लीकेट को ख़त्म करता है। सेट आइटरेटर क्या करता है, सेट जो आप कह सकते हैं जो लाइब्रेरी है वाली, ये करता है जो डुप्लीकेशन होती है ना, इनको हटाया जाए, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 2 रिपीट हो रहा है, 3 3 रिपीट हो रहा है, तो सबको क्या करेगा, सिंगल सिंगल ही ऐड करेगा।
पार्ट टू में क्या है, वही चीज़ पार्ट टू एक और नए तरीके से बताएंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा, वही चीज़ आ गई। ओके, ये हमारे पास मल्टी सेट से कार्य है, ये हमारे पास किससे कार्य है, मल्टी सेट से कार्य है। मल्टी सेट से क्या होगा, मल्टी सेट में हमारे पास देख रहे हैं ये रिपीटेड वैल्यू भी बताएगा। मल्टी सेट में क्या करेगा, ये हमारे पास रिपीटेड वैल्यू भी बताएगा, ये आपने याद रखना है। सारे प्रोसेस वैसे ही नीचे वाला ये देखना है। क्लियर। लैब 15 है, लैब 15 है हमारे पास राइट अ सी प्लस अ प्रोग्राम टू डिवाइड टू नंबर एंड इट शुड थ्रो द एक्सेप्शन इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो। वैसे अभी हमने कितनी मतलब प्रोग्राम बनाया, मैंने आपको उस टाइप बताया भी था ये वाला लेक्चर में 45 में, जब हम पढ़ रहे थे ट्राई एंड कैच वाला। हमने ये करना है वही चीज़, ये फंक्शन बना लिया यहाँ पर। इसमें क्या करना है, अगर हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल जीरो होगा, थ्रो कर लेना एक्सेप्शन हैज़ बीन थ्रो बिकॉज ऑफ डिवाइडिंग बाई जीरो। हमने ये क्या था, फंक्शन बनाया था। द सेकंड जो हमने देखा था, डिवाइडेड डिवाइजर जो था वो नॉट इक्वल जीरो लिखा था हमने, इस टाइप करके एरर लिखा था ये वाला। तो रिटर्न ए भी लिखा था हमने, शायद मैंने बनाया हुआ भी था भी, ये देख रहे हैं ये रहा, शायद आपको याद आ गया, ये वाला प्रोग्राम था। हमने इसमें डिफाइन लिखा था अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाई जीरो, हमने अब बच्चा किया था इस तरह करके, याद आ गया होगा आपको ये वाला बात। ठीक है ना, ये वो चीज़ है हमारे पास। क्लियर हो गया, ये हमारे पास फंक्शन आपको क्लियर हो गया ट्राई कैच वाला कि हमने कैसे हमने किया था। पार्ट टू में क्या है भाई, कि हमने क्रिएट अ वेक्टर नेम वेक्टर स्टोर इंटीजर करना है, उसका अंदर इंटीजर स्टोर करना है, और क्या करना है हमने एक्सेप्शन शो करनी है कि अगर हमारे पास थर्ड एलिमेंट ऑफ वेक्टर असेस द थर्ड एलिमेंट ऑफ वेक्टर। ओके, अगर कोई इसको जो वेक्टर है वेक्टर का जो थर्ड एलिमेंट होगा ना, वेक्टर का जो थर्ड एलिमेंट होगा, तो अगर हम उसको असेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर शो कर देगा। ओके, एरर क्या शो करेगा भी, हमने वेक्टर क्रिएट कर लिया, वेक्टर क्रिएट करने के बाद 0 1 दो वैल्यूज एंटर कर दी, वहाँ पे 0 1 दो वैल्यू एंटर की ना। अगर हमने क्या किया, तीसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू क्या कह सकते हैं फेच करने की कोशिश की, तो क्या होगा, वहाँ पर एरर आ जाएगा। कैसे, ये 0 1 है ना, अगर मैं तीसरी वैल्यू का एड्रेस क्या होगा, तीसरी वैल्यू का एड्रेस होगा 2 यहाँ पे देखिए 2 आ गया ना। अगर ऐसा है तो वहाँ पे एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या शो करेगा, एक्सेप्शन ऑकर्ड बिकॉज यू आर असेसिंग द थर्ड एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट। बस, हमने इतना लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। क्लियर हो गया, जैसे कि यहाँ पे देखें ये सब क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास CS304 के लैब्स थी। आई होप आपको मज़ा आया होगा, वीडियो सुनकर आपको काफ़ी तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब बात करते हैं कि पेपर का जो है तरीका कैसे आएगा। मेरे पास सैम्पल पेपर अक्सर रखा हुआ है, वो भी आपको एक मरतबा दिखाया, तो आप सैम्पल पेपर देख लिया करें। CS304P का जो सैम्पल पेपर है ना, आपको मैं दिखाया तो मैं किस तरह का आ रहा है वहाँ पर, किस तरह का नहीं आ रहा है। ये सैम्पल पेपर है हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं कि MCQs आ रहे हैं। ये सारे ज़रूरी नहीं कि ही MCQs आपके पास है, ठीक है। MCQs में भी अगर आपके लक अच्छी हो तो शायद इसमें से आए। लक लक पे डिपेंड करता है और आपके हार्ड वर्किंग। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आपकी लक उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आपकी जो लक होगी ना, उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी हो जाएगी। क्लियर हो गया। जैसे कि ये वाला CS304 में किसी का ये वाला भी आया होगा, ये भी आप किसी का आया होगा, ठीक है ना। और हमारे पास जो है ये STL स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाला, ये भी आते होते हैं। ये वापस बता रहे हैं कि सर्कल का रेडियस अक्सर ही आ जाता होता है CS304 में, ये वाला प्रोग्राम सर्कल का रेडियस भी डिफाइन करो। ये आप बस कह रहे द फॉलोइंग आउटपुट आउटपुट हमें बस लॉन्ग में ही आता है, लॉन्ग में बताते होते हैं भाई साहब कि आप जो है ना इसका या तो पूरा प्रोग्राम बनाओ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, उसका प्रोग्राम बनाओ भाई साहब आप। ठीक है ना, ऐसा करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। क्लियर। अच्छा जी, आगे वापस है, जी भी लॉन्ग बताया हुआ है कि इसका देखा लॉन्ग 5 रुपये का लॉन्ग है। हमने क्या करना है, इसको आउटपुट लिखना है कि इसका आउटपुट क्या होगा बस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये भी लिखा हुआ है कि ओवरलोडेड एडिशन ऑपरेटर, राइट सा सी प्लस कोड ऑफ ओवरलोडेड एडिशन ऑपरेटर। हमने अब जो मर्जी लिख लो, जरूरत है ना कि यहाँ पे क्लास का ही लिखो यहाँ पर। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स का अगर उन्होंने बताया हुआ है कि प्रोग्राम बनाया हुआ है, उन्होंने कहा इसका ऑपरेटर बनाओ, उसका ओवरलोडेड ऑपरेटर, फिर आप बना लो। अगर नहीं बताया हुआ है तो आप जो सा मर्जी प्रोग्राम बना लें। ठीक है ना, क्योंकि CS304 जो है ना, CS304P, इन दोनों में आपके पास कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम ही आ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूँ कि भाई प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लो, प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यही आपके पास आ जाने। जबकि CS201 का पेपर था उसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें ताकि उनको पास भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, ओके।
अल्लाह हाफिज़।